सो आज का अपना टॉपिक है एरोड्रोम एंड इट्स पार्ट. टुगेदर विद दिस we'll see the lights that is used on aerodrome. ठीक है. अभी एरोड्रोम के रिगार्डिंग ना सबसे फेमस क्वेश्चन है पार्ट 2 में कि वो आपको बोल देगा कि एक रफ रफ कॉपी में या फिर रफली एक एयरपोर्ट का मैप बना के दिखाओ. ठीक है. वेरी बेसिक क्वेश्चन. और ये आई थिंक ऑलमोस्ट पूछता है अगर वो थोड़ा सा कूल माइंडेड है, अगर वो बहुत ज्यादा परेशान करने के मूड में नहीं है, तो आपसे वो एक रफ डायग्राम जरूर बनवाएगा एरोड्रोम का, कि किसी भी एक एयरपोर्ट का रफ डायग्राम बनाओ. उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, बट आपकी ड्राइंग बेसिक जरूर होनी चाहिए. बेसिक इन द सेंस कि एटलीस्ट वो क्लियरली विजिबल रहे कि है क्या, रनवे क्या होता है, टैक्सी वे क्या होता है, एप्रॉन क्या होता है, ये सब पार्ट्स उसमें दिखने चाहिए. ठीक है. कोई भी रफ डायग्राम आप ड्रॉ करो, और आई सजेस्ट कि एक बार प्रैक्टिस कर लेना बिल्कुल से ड्रॉ करने की. एंड देन पार्ट 2 में वो आपको बनाने के लिए बोल देगा कि एक बार रनवे बना के दिखाओ. प्लस जब आप रनवे बनाओगे, ठीक है, देन दैट टाइम दे विल आस्क, जब आप एक एयरपोर्ट का मैप बनाओगे, दैट टाइम दे विल आस्क कि रनवे किसको बोलते हैं, व्हाट इज रनवे. ठीक है. लाइक दैट दे विल आस्क फॉर डेफिनेशंस. जस्ट अ सेकेंड. दे विल आस्क फॉर डेफिनेशंस कि डिफाइन करो व्हाट इज रनवे. और उस टाइम पे अगर आपका लैंग्वेज या फिर जो आपका आंसर है, इफ दैट इज यू कैन से कि अगर टूटा फूटा इंग्लिश ग्रामर है, इफ दैट इज नॉट अ फ्लुएंट इंग्लिश ग्रामर, तो थोड़ा सा उनको हेजिटेशन होता है. ठीक है. प्लस जो क्वेश्चन नंबर 5 होते हैं, रिमेंबर हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, फुल फॉर्म रहेगा, डेफिनेशन टाइप रहेगा. ठीक है. तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कई बार क्या करेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा. ठीक है. यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट रनवे, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा डिफाइन इट. रनवे, थ्रेश होल्ड, टच डाउन पॉइंट, टैक्सी वे. ठीक है. ये 4-5 वर्ड्स लिख देगा और उसका डेफिनेशन आपको बोलना होता है. तो जो एग्जामिनर होता है वो बोलेगा बोलो भी और लिखो भी. तो रनवे के कुछ पार्ट्स के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. नो डाउट आपको इन सारे पार्ट्स से फेमिलाइज होंगे और आपको ये सारे पार्ट्स समझ में आता हो कि रनवे क्या होता है, टैक्सी वे क्या होता है. समझना और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग इसके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे. ठीक है. टू द पॉइंट हम बात करेंगे कि रनवे क्या होता है और अदर पार्ट्स ऑफ एरोड्रोम क्या सब है. राइट. सो विद दिस मैप यू कैन सी कि ये एक रफ नो नॉट, दिस इज नॉट अ रफ डायग्राम, एक्चुअली दिस इज एन डायग्राम व्हिच इंडिकेट्स एन एयरपोर्ट. ठीक है. ना सबसे पहले बेसिक एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यू वांट टू आंसर इट? ट्राई Yes. समथिंग फ्रॉम योर साइड. हाँ, एरोड्रोम एंड एयरपोर्ट का बीच का डिफरेंस. No idea. ओके. ठीक है. नाउ एरोड्रोम हम लोग बोलते हैं. ठीक है. एरोड्रोम मीन्स, सबसे पहले जैसे ही सुनो एरोड्रोम याद रखना मिनिमम. ठीक है. एरोड्रोम जैसे ही सुने सबसे पहले याद रखना मिनिमम. अगर किसी भी एयरफील्ड पे, ठीक है, अगर किसी भी एयरफील्ड पे मिनिमम 3 फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी जाए. कौन कौन सी फैसिलिटी? एक लैंडिंग एरिया, अगर वो फिक्स्ड विंग है तो रनवे होगा, और अगर रोटरी विंग है तो हेलीपैड होगा. देन मूवमेंट एरिया, दैट इज योर टैक्सी वे. ठीक है. ग्राउंड मूवमेंट एरिया, टैक्सी वे, एंड पार्किंग एरिया. तो वैसे एयरफील्ड को हम लोग कहते हैं एरोड्रोम. अगर किसी भी एयरफील्ड पे ये 3 फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी जाए तो वो कहलाएगा एरोड्रोम. सिंपल, कम से कम 3. रनवे पे एयरक्राफ्ट कभी पार्क नहीं हो सकता है, हेलीपैड पे एयरक्राफ्ट पार्क नहीं करना चाहिए, नहीं हो सकता एज पर द रूल. यू नीड अ पार्किंग एरिया, अ डिफरेंट पार्किंग एरिया.
तो पार्किंग एरिया, रनवे, इन दोनों की कनेक्टिविटी के लिए मूवमेंट एरिया और टैक्सीवे। तो किसी भी एयरफील्ड पे अगर ये तीन चीज अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो वो कहलाएगा एरोड्रोम। उसके बाद जैसे जैसे किसी भी एरोड्रोम की कॉमर्शियल एक्टिविटी इनहेंस होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो एरोड्रोम धीरे धीरे एयरपोर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। अब जैसे ही वर्ड आता है पोर्ट, PORT, पोर्ट मतलब होता है चढ़ाना उतारना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्बार्केशन एंड डिसइम्बार्केशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है। तो अगर किसी एरोड्रोम पे पैसेंजर के इम्बार्केशन डिसइम्बार्केशन या किसी भी कार्गो या प्रोडक्ट्स या फ्रीट, ठीक है, कार्गो, फ्रीट, गुड्स, इन सब के इम्बार्केशन और डिसइम्बार्केशन की फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी जाए तो वो एरोड्रोम बन जाता है एयरपोर्ट, ठीक है। टेक द एग्जांपल ऑफ पुणे एयरपोर्ट। अगर वहां पे पैसेंजर्स का मूवमेंट बना रहेगा, ठीक है, और वहां पे कोई कार्गो भी लोड अनलोड नहीं होगा तो वो कहलाएगा एरोड्रोम। बट जैसे ही कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, पोर्टिंग, पैसेंजर इंबार्केशन डिसइम्बार्केशन स्टार्ट हो गया, वो कहलाएगा एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि पोर्टिंग स्टार्ट हो गई। किस किस चीज का पोर्ट? किसी भी पैसेंजर्स का, किसी भी कार्गो या गुड्स का, फ्रीट का, फ्रीट मतलब होता है मालवाहक, ठीक है, माल, कोई भी गुड्स, प्रोडक्ट, कार्गो, फ्रीट ऑल टुगेदर कहलाता है। सो इन सब चीजों का जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होगा, लोडिंग अनलोडिंग स्टार्ट होगा, वो बनने लगेगा एयरपोर्ट। नाउ ऑल एयरपोर्ट्स कैन बी टोल्ड एज एरोड्रोम। सारे एयरपोर्ट को आप एरोड्रोम कह सकते हो। क्यों? क्योंकि एरोड्रोम को सिर्फ तीन ही चीज चाहिए। जहां जहां ये तीन फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑल आर एरोड्रोम। एयरपोर्ट कैसे बना? इंक्लूजन ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे ही कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, लोडिंग अनलोडिंग स्टार्ट हुआ पैसेंजर का, तो टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जाएगा। क्यों? जैसे ही आप सामान को लोड अनलोड करना शुरू करोगे, सिक्योरिटी इशू आएगी सबसे पहले, सिक्योरिटी कंसर्न। तो सिक्योरिटी चेक कहाँ पे होगा? टर्मिनल बिल्डिंग में। उसके लिए सिक्योरिटी स्टाफ्स बिठाए जाएंगे, सिक्योरिटी अथॉरिटी बिठाई जाएगी। कहाँ बैठेंगे? टर्मिनल बिल्डिंग में। तो टर्मिनल बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। आपके एरोड्रोम पे एयरक्राफ्ट का मूवमेंट बढ़ने लगा, वॉच टावर बनाने की जरूरत पड़ी। डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट, एयरलाइनर्स वाले, नॉन शेड्यूल एयरलाइनर्स, ठीक है, ये सब आना जाना स्टार्ट कर दिए। तो आपको अलग अलग टर्मिनल टाइप बनाने पड़े। वो सब एयरक्राफ्ट का जब मूवमेंट होने लगा तो उसके साथ आपके एसोसिएटेड सर्विसेज में इंक्रीमेंट हो गया। एसोसिएटेड सर्विसेज मींस GSC, ग्राउंड सपोर्ट डिपार्टमेंट्स, ट्रॉली, लैडर, ट्रेसल, बैगेज वाला। तो उसके लिए आपको जगह देने पड़ेंगे, ठीक है। आपके एयरक्राफ्ट में मेंटेनेंस स्टार्ट होना शुरू हो गया तो हैंगर बनाने शुरू हो गए, मेंटेनेंस बे बनने शुरू हो गए। तो एक एरोड्रोम धीरे धीरे एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया जैसे जैसे उसमें सर्विसेज ऐड होने लगे। समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम? इज दैट ओके? Yes. ठीक है। नाउ विल सी वन बाय वन एवरीथिंग। रनवे, सबसे पहले रनवे। रनवे मींस कहलाएगा द एरिया अवेलेबल ऑन एन एरोड्रोम, ठीक है। बेसिक जब भी आप किसी को डिफिनेशन करोगे ना, या जब भी डिफाइन करना, तो एरोड्रोम से डिफाइन किया करना, क्योंकि एरोड्रोम एक रॉ वर्ड है, ठीक है। एयरपोर्ट कॉमर्शियल एक्टिविटी इंक्लूड होने के बाद में होता है, ठीक है। तो जो रॉ वर्ड है दैट इज एरोड्रोम। द एरिया अवेलेबल ऑन एन एरोड्रोम फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑफ एयरक्राफ्ट दैट इज नोन एज रनवे। रनवे पे सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ परमिसेबल है, ठीक है, एयरक्राफ्ट का। द एरिया मेड अवेलेबल ऑन एन एरोड्रोम फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ फॉर द एयरक्राफ्ट। या फिर थोड़ा सा और ज्यादा डिफाइन करना चाहते हो, द डिफाइंड एरिया ओवर एन एरोड्रोम फॉर द टेक ऑफ और लैंडिंग रन। ऐड करना टेक ऑफ रन और लैंडिंग रन, तो वो वाला रास्ता हो गया रनवे। दौड़ने के लिए जो रास्ता बना है दैट इज रनवे। कौन दौड़ेगा? एयरक्राफ्ट। किस पर्पस के लिए? टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग के लिए।
ना इसी चीज को अगर आप दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज में बना के बोल सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन मीनिंग सेम आनी चाहिए। द पाथवे डिफाइंड फॉर द टेक ऑफ एंड लैंडिंग रन ऑफ द एयरक्राफ्ट इज नोन एज रनवे। क्लियर? Yes, sir. नाउ रनवे सेंटर लाइन, समथिंग इज नोन एज रनवे सेंटर लाइन। अब रनवे देखोगे हमेशा रेक्टेंगल शेप में रहता है, लंबा ज्यादा रहता है, चौड़ा थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है। सो द लाइन, ठीक है, द इमेजिनरी लाइन, ठीक है, और यू कैन से सिंपली द लाइन which divides the runway into two equal parts longitudinally, that is known as runway center line। रनवे को जो longitudinally डिवाइड करता है into two parts, that is runway center line। हॉरिजॉन्टली नहीं, ऐसा ऐसा कोई भी डिफाइन नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा टू पार्ट्स में, ठीक है। अगर कोई लाइन सपोज इमेजिनरी ड्रॉ कर दी गई तो इसको रनवे सेंटर लाइन नहीं बोलेंगे, डिवीजन होगा लॉन्गिट्यूडनली। So that is known as runway center line। Then now Yeah. something very important, यहाँ पे आप ये एक हैच्ड पोर्शन देख रहे हो, राइट? ये वाला पोर्शन व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी रहती है, ये आपको रनवे के दोनों एंड में दिखेगा अगर उस रनवे पे बोथ डायरेक्शनल ऑप्शन अवेलेबल है। मींस दोनों साइड से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। सो दैट इज नोन एज Yes, sir. बोथ साइड ऑफ रनवे। अब जो रनवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, थ्रेशोल्ड, ठीक है, टर्म का नाम है रनवे थ्रेशोल्ड। तो जो रनवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, रनवे का स्टार्टिंग पॉइंट है किस पर्पस के लिए? इनिशियल पोर्शन फॉर द टेक ऑफ एंड फाइनल पोर्शन फॉर द लैंडिंग। अगर कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है तो उसके लिए इनिशियल पोजीशन है वो, और अगर कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है तो उसके लिए फाइनल पोजीशन है वो। That is known as runway threshold। So runway threshold is a position on airport, ठीक है। Beginning, याद रखना, beginning for the takeoff and landing, that is known as runway threshold, ठीक है। beginning of the runway, इसको लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, beginning of the runway available for landing, that is known as runway threshold। Done? समझ में आया? Yes, sir. Now something you have written, find it as number, कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए, यहाँ पे लिखा है रनवे 27, यहाँ लिखा है रनवे 09er। इसका क्या मतलब होता है? रनवे अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ जितना एंगल बनाता है उस हिसाब से रनवे का डेजिग्नेशन होता है, रनवे का नंबर पड़ता है। इन दिस केस यू कैन सी कि अगर रनवे का डायरेक्शन ये है तो ये अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ या जो भी बोलो आप, ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलो, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ ज्यादा प्रेफर करना, ठीक है। नॉर्थ बेसिकली नॉर्थ, नॉर्थ 0 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, साउथ 180, वेस्ट 270। अब देखो ये जो रनवे है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक साइड 270 डिग्री बना रहा है, दूसरे साइड 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहीं से रनवे का नंबर पड़ता है। रनवे नंबर इंडिकेट्स द एंगल मेड बाय द रनवे along with the magnetic north of earth, so that is known as runway number। अगर यहाँ पे लिखा है runway 27, it means this runway is making 270 degree along with magnetic north। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 09er, it means it is making 90 degree along with the magnetic north। अगर लिखा हुआ है रनवे 18, कितना एंगल बनाएगा? लेट मी नो। 180 degree. 180 डिग्री, वेरी गुड। सो इसी के हिसाब से पड़ता है रनवे का नंबर। अगर कोई रनवे एंगल बना रहा है 40 डिग्री तो इसका कौन सा रनवे नंबर पड़ेगा? लेट मी नो। 40. 409, लास्ट के जीरो को हटाते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 10 सिंपली। अगर वो 80 डिग्री एंगल बना रहा है तो डिवाइड बाय 10, तो क्या बचेगा? 8। जो जब 8 बचा तो उसको 08 के फॉर्मेट में लिखते हैं, रनवे 08।
रनवे 09er, तब वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। या 260 रनवे 26, ठीक है। सो दिस इज द रनवे डेजिग्नेटर, इसको बोलते हैं रनवे डेजिग्नेटर। अब जनरली रनवे को दोनों साइड से यूज करने के पर्पज से बनाते हैं, इस साइड से भी यूज किया जा सकता है, इस साइड से भी यूज किया जा सकता है। तो जो रनवे का एंगल यहां पे बनेगा, अपोजिट एंड पे वो 180 डिग्री बनेगा, अपोजिट डायरेक्ट -180 और +180। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का दोनों एंड 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन स्ट्रेट लाइन आर 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो रनवे के इस साइड के एंगल और इस साइड के एंगल में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ रनवे। रेसिप्रोकल मींस उल्टा, यहां पे जो रनवे का एंगल है इसका उलट ये हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रनवे डेजिग्नेटर। अगर लिखा हुआ है रनवे, इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ के बताओ, प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलेंगे इसको? रनवे 34, रनवे 34। 34 हाँ, 34 नहीं पढ़ेंगे, रनवे 34। और ये कितना एंगल बनाता है? 340 340, वेरी गुड। सो दैट इज नोन एज रनवे डेजिग्नेटर। सेंटर लाइन हमने देख लिया। नाउ जो रनवे का थ्रेशहोल्ड होता है ना, कोई भी एयरक्राफ्ट चाहता है, सॉरी एयरक्राफ्ट नहीं, कोई भी पायलट चाहता है कि वो अपना एयरक्राफ्ट थ्रेशहोल्ड के पास से उतार दे, ताकि ब्रेकिंग एक्शन उसका इजी हो जाए। इतना लेंथ मिलेगा रन करने के लिए, आराम से ब्रेक लगाएगा। तो कोई भी एयरक्राफ्ट चाहता है एज सुन एज पॉसिबल रनवे थ्रेशहोल्ड के आसपास लैंड करवा दे। अब जरूरी नहीं है कि हर एक एयरक्राफ्ट का पायलट इतना एक्टिव हो कि एग्जैक्ट थ्रेशहोल्ड पे लैंड करवा दे। कई बार दिखता भी नहीं है, विजिबिलिटी सही नहीं होती है, कई बार एंगल में थोड़ा बहुत एरर रह जाता है, नोटिसेबल एरर, तो आगे पीछे एयरक्राफ्ट हो सकता है। तो कॉशन क्या लेके चलता है कि थ्रेशहोल्ड के बाद लैंड करवाओ, पहले नहीं, किसी भी केस में पहले नहीं, ठीक है, नहीं तो रनवे अंडर शूट कर जाएगा। तो थ्रेशहोल्ड के बाद एयरक्राफ्ट लैंड करेगा। तो उसके विजिबिलिटी के लिए, ठीक है, रनवे थ्रेशहोल्ड के आगे एक बनाया जाता है टच डाउन जोन। क्या बनाया जाता है? टच डाउन जोन। कि अगर आप एक एयरक्राफ्ट को लैंड करवा रहे हो तो इस एरिया में आप टच करवा लो अपना एयरक्राफ्ट। अगर यहां तक भी, ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ए रनवे, अगर आपने 40% ऑफ द रनवे तक में एयरक्राफ्ट लैंड नहीं करवा पाए, तो बेटर है लैंड करवाओ ही मत, गो अराउंड कर लो, नहीं तो ओवर शूट कर जाओगे, ठीक है। तो रनवे पे बनाया होता है टच डाउन जोन, कि अगर आपको टच डाउन करना है तो इस एरिया के आसपास टच डाउन करवा लो, नहीं तो आपका रनवे ओवर शूट कर जाएगा, दीवार तोड़ के आगे निकल जाओगे, ठीक है। एंड इस टच डाउन जोन में एक थिक व्हाइट कलर का मार्किंग होता है, इसको बोलते हैं एमिंग पॉइंट। तो ये पायलट के एम के लिए होता है कि थ्रेशहोल्ड पे तो कई बार उतारने में हो सकता है गलती हो जाए तो पहले ही उतार ले। तो एक काम करो, ना तो एग्जैक्ट थ्रेशहोल्ड पे उतारो और ना ही कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे उतारो, मोटा व्हाइट कलर का लाइन बना देता हूं, उसी को एम करो। उसको अगर एम करोगे ना, तो हो सकता है आपका मेन लैंडिंग गियर थ्रेशहोल्ड पे जाते जाते लैंड कर जाए। तो एम करो इस पॉइंट को और यहीं पे लैंड करवाओ, इसको हिट करने का कोशिश करो, तब भी आप लैंडिंग में सेफ हो। तो इस पॉइंट को बोला जाता है एमिंग पॉइंट। वेरी गुड, इसको एम किया जाता है कि यहीं पे टच करवाता हूं। डन, डन ये सब हो गया। नाउ कई बार क्या होता है कि जब वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मूवमेंट होता है किसी भी एयरफील्ड पे, या फिर कॉशनरी लोग कर लेते हैं कि थ्रेशहोल्ड के पीछे थोड़ा सा एरिया खाली छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं प्री थ्रेशहोल्ड।
अगर कोई वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मूव करवानी है और वो यहां से आ रहा है तो उसको यहाँ के बदले यहां से भेजेंगे, ताकि उसके रोटेशन में एनफ स्पैन, जो भी एयरक्राफ्ट का स्पैन है, उसको एनफ स्पेस मिल सके मूवमेंट के लिए। तो उसको थ्रश होल्ड से पहले भेजते हैं कि आपको अगर लाइनअप के लिए बाएं दाएं मूव करना है तो यहाँ पे मूव कर लो। या फिर कई बार क्या होता है कि कई बार एयरपोर्ट के पास कम जगह होते हैं, तो जब आप हाई पावर रन करना चाहोगे ना, रिमेंबर आई थिंक इन पुणे ऑल्सो देयर इज हाई पावर बे, राइट? बट Yeah. वो हाई पावर बे कोई डेफिनेटली हाई पावर बे है नहीं, वो रनवे के पास लेके चले जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम नॉट श्योर कि क्या है, बट रनवे के पास लेके जाते हैं ना, हाँ, नियर टू द इस बस जीएससी लेके एरिया। हाँ, तो उस एरिया पे जाके आप हाई पावर रन अप कर सकते हो। तो वो एरिया क्या कहा जाता है, खाली रखा जाता है, ताकि अगर जेट ब्लास्ट हो, जब बोइंग और एयरबस वगैरह जब स्टार्ट होता है ना, खास करके टेक ऑफ के लिए, इवन अपना नॉर्मल एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ के टाइम पे तो ऑलमोस्ट थ्रोटल में 80% तो फुल कर ही देते हैं। मीन्स विद अ सडन हिट ऑफ पावर, एयरक्राफ्ट अबाउट टू गेट द रन, और टेक ऑफ के लिए उसको हाई स्पीड चाहिए होता है। तो उस हाई स्पीड को गेन करने के लिए जब आप इमीडिएट थ्रोटल बढ़ाते हो, तो जेट ब्लास्ट उसकी गुंजाइश होती है। या फिर a high amount of turbulent air may come suddenly to get the enough torque। तो उस टाइप के ब्लास्ट को प्रिवेंट करने के लिए इस एरिया को खाली रखा जाता है, ठीक है? तो इसको कई बार बोला जाता है प्री थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से पहले का एरिया। कई बार इसको लोग हाई पावर पे, कई बार सॉरी कई बार इसको लोग डंबेल एरिया बना देते हैं कि जाके वहीं पे एयरक्राफ्ट का जेट ब्लास्ट किया करना जब भी करना, ठीक है? बट सच एरिया आज जनरली केप्ट आइसोलेटेड, ताकि आप अपने एयरक्राफ्ट का हाई पावर रन अप कर सको और आपके एयरक्राफ्ट के जेट ब्लास्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं हो। सो दैट इज नोन एज प्री थ्रेशोल्ड। उसके बाद सबसे पॉपुलर चीज, ठीक है, पहले छोटी छोटी चीजों को समझा के हटा लेता हूं। हैंगर्स, यू नोज द शेड डिफाइंड फॉर द शेड मेड फॉर द मेंटेनेंस of an aircraft, that is totally known as shed only hangars, ठीक है? You can say the house or the shed made for the maintenance of aircraft is known as hangar। And फिर Yeah. terminal building, the place available for the security check and passengers for multi-purpose, that is known as terminal building। terminal building multi-purpose होते हैं, waiting hall, gaming zone, shopping complex, खाना पीना, लाउंज, सिक्योरिटी चेक, मौज मस्ती, ठीक है, अलग अलग टाइप की चीजें होती है। तो इस टाइप से टर्मिनल बिल्डिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपर्पज एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हो। तो वो हो गया हमारा टर्मिनल बिल्डिंग। टावर और वॉच टावर, द डिपार्टमेंट ऑफ एटीसी विच लुक ओवर द एयरक्राफ्ट, दैट इज नोन एज टावर, ठीक है? उसके बाद एप्रॉन, कई बार इसको लोग रैंप बोलते हैं, कई बार इसको एप्रॉन बोलते हैं, कई बार इसको टारमैक बोलते हैं, ठीक है? बट ये जो एरिया कहलाता है जहां पे आप अपने एयरक्राफ्ट को पार्क कर सकते हो, आप अपने एयरक्राफ्ट का माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस कर सकते हो, आप अपने एयरक्राफ्ट का जनरल सर्विसिंग कर सकते हो, आप अपने एयरक्राफ्ट का फ्यूलिंग डिफ्यूलिंग कर सकते हो। हैंगर के अंदर तो फ्यूल करना मना है, तो फ्यूल कहाँ करेंगे? एप्रॉन पे आके, ठीक है? तो इसमें दो चार पर्पस याद रखना, ठीक है? वन वन मैं एक एक करके सबको गिनाता हूं। एप्रॉन इज एन एरिया, ठीक है? एप्रॉन इज एन एरिया ऑफ एन एरोड्रोम इंटेंडेड या फिर मेड, मेड फॉर द, ठीक है, मेड किस किस चीज के लिए? टू एकोमोडेट द एयरक्राफ्ट, एकोमोडेशन, एयरक्राफ्ट के एकोमोडेशन के लिए जो एरिया बना हुआ है, किस किस पर्पस के लिए? लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स, या फिर मेल और कार्गो, फ्यूलिंग के लिए, पार्किंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए। तो चार चीज। द डिफाइंड एरिया ऑफ एन एरोड्रोम मेड फॉर द लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स और कार्गो, एक में आ जाएगा लोडिंग अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो, वन, फ्यूलिंग टू, पार्किंग थ्री, मेंटेनेंस फोर। तो ऐसे एरिया को कहते हैं एप्रॉन। इसमें से कोई सा भी एक्टिविटी
डिफाइन सेपरेटली नहीं किया जा सकता है। आप चाहो तो एप्रोन पे अपने एयरक्राफ्ट को पार्क करके लंबे टाइम के लिए रख सकते हो। आप चाहो तो अपने एयरक्राफ्ट की फ्यूलिंग एप्रोन पे ही करते हो, चाहो क्या एप्रोन पे ही करना पड़ता है। पैसेंजर लोड अनलोड वो जितने भी एयर ब्रिज है ना, वो सब एप्रोन के पार्ट हैं, ठीक है। एंड माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस, जनरल सर्विसिंग, ये आप एप्रोन पे कर सकते हो। तो 4 पर्पस, मेंटेनेंस, पार्किंग, फ्यूलिंग एंड लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर। ये आप जिस एरिया में आप ये चारों 5 एक्टिविटी करते हो उस एरिया को बोला जाता है एप्रोन, ठीक है। नाउ अब एप्रोन पे हो सकता है कि एयरक्राफ्ट साइज के हिसाब से कई जगह, छोटे एयरपोर्ट पे तो बहुत कम गुंजाइश होती है, बट कई जगह पे एप्रोन जहां बड़े बड़े होते हैं या फिर वहां पे पार्किंग की सुविधा अवेलेबल होती है, पहले से कमर्शियल एक्टिविटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो एप्रोन पे एयरक्राफ्ट के साइज के हिसाब से मार्किंग भी होती है कि यहाँ पे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट आ सकता है, यहाँ पे वाइड बॉडी नहीं आएगा। इस हिसाब से मार्किंग करके रखते हैं कुछ कुछ एयरपोर्ट पे। तो द प्लेस या फिर द डिमार्केटेड प्लेस, ठीक है, डिमार्केटेड बोलते हैं उसको, मतलब मार्किंग किया हुआ। डिमार्केटेड प्लेस फॉर द पार्किंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, स्पेशल पर्पस है पार्किंग, रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस, लोडिंग अनलोडिंग कहीं भी कर सकते हो, लेकिन सोल पर्पस क्या है, पार्किंग। तो आप जहां पे अपने एयरक्राफ्ट को पार्क करते हो दैट इज नोन एज स्टैंड और बे, ठीक है। आइदर आप उसको बोलो बे या फिर आप उसको बोल सकते हो स्टैंड। बे नंबर 1, बे नंबर 2, स्टैंड नंबर 1, स्टैंड नंबर 2, लाइक दैट। फिर ठीक है, डिजिग्नेटेड प्लेस ओवर एप्रॉन फॉर द पार्किंग ऑफ एयरक्राफ्ट इज नोन एज बे और स्टैंड्स। नाउ उसके बाद समथिंग इज वेरी पॉपुलर, टैक्सी वे। उससे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ टैक्सीइंग। टैक्सिंग क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड अंडर इट्स ओन पावर इज नोन एज टैक्सी, ठीक है। और टोइंग क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट along with the help of tow tractor or tow tug, that is known as towing, या फिर आप धक्का लगा के ले जाओ, जो भी करो, ठीक है। If aircraft is moving under its own power on the ground, that will be known as taxiing, ठीक है। तो now the place, ठीक है, the place, अब देखना, the place designated for the taxi of aircraft, ठीक है, या फिर the place where aircraft move under its own power। सबसे पहले the place where aircraft moves under its own power and सॉरी, मैं वापस आता हूं, मैं बार बार प्लेस बोल रहा हूं, नो, द पाथवे, ठीक है। हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं टैक्सी वे को। तो द पाथवे और द कॉरिडोर, द पाथवे और कॉरिडोर, ठीक है, वेयर एयरक्राफ्ट मूव्स अंडर इट्स ओन पावर एंड which is connecting the apron to the runway and any two definite portion of an aerodrome। 3 चीज मैंने बोला इसमें, क्या, द कॉरिडोर वेयर एयरक्राफ्ट मूव अंडर इट्स ओन पावर, एक, दूसरा रनवे टू एप्रॉन, तीसरा सिर्फ रनवे और एप्रॉन नहीं, किसी 2 एरिया ऑफ एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करता है, ठीक है, किसी 2 पॉइंट को। सपोज दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, तो इसको जो कनेक्ट करेगा रास्ता, वो रास्ता कहलाएगा टैक्सी वे। सो वी कैन समराइज इन ए स्टेटमेंट द पाथवे और कॉरिडोर, ठीक है, वेयर एयरक्राफ्ट मूव अंडर इट्स ओन पावर which is connecting apron to the runway and any 2 different portions of the airport, that pathway is known as taxiway।
3 पर्पस। आप अगर हो सकता है इसमें से कोई 2 पर्पस बताओ तो एग्जामिनर बोलेगा अच्छा, तो अगर हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है एयरपोर्ट पे तो कैसे जाएंगे, किसको फॉलो करेंगे? तो फिर आपको बोलना पड़ेगा यस दैट इज ऑल्सो टैक्सी वे। ठीक है, तो तीनों पर्पस को याद रखना। टैक्सी वे का, टैक्सी वे का क्या काम किया एक बार और अच्छे से समझते हैं। एप्रॉन से रनवे को कनेक्ट किया, किसी खास 2 प्लेस को कनेक्ट किया आपस में, और जहां पे एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव करता है, आप टैक्सी वे पे एयरक्राफ्ट को टो नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे एयरक्राफ्ट खुद के पावर से मूव करेगा। नाउ जो काम टैक्सी वे का एयरपोर्ट के पर्सपेक्टिव से होता है कि दैट इज अ कनेक्टिव पाथवे, सेम काम रैम्प, ठीक है, आई एम मार्किंग द स्टेट वर्ड रैम्प, रैंप का वही काम एप्रॉन के अंदर में होता है। रैंप इज अ पाथवे, ठीक है, इनसाइड एन एप्रॉन, ठीक है, वेयर एयरक्राफ्ट मूव्स, ठीक है, एंड विच इज कनेक्टिंग द डिफरेंट पार्किंग स्टैंड्स इनसाइड एन एप्रॉन, इसलिए उसको बोलते हैं रैंप। रैंप इज ऑल्सो अ पाथवे विच कनेक्ट्स द डिफरेंट स्टैंड्स इनसाइड एन एप्रॉन। तो टैक्सी वे का जो काम एयरपोर्ट के पर्सपेक्टिव से हुआ, सेम काम रैंप करता है एप्रॉन के अंदर में। गॉट इट? यस सर। अगर हमारे एयरक्राफ्ट को यहां से, ठीक है, रेडी होके टेक ऑफ करने के लिए जाना है, तो पहले पुश बैक होके रैंप पे खड़ा हो गया। नाउ उसका टो बार निकालो, वो वहां से स्टार्ट करेगा मूवमेंट, और उसी रैंप को फॉलो करते हुए एग्जिट लेगा एप्रॉन से। ऐसा नहीं है कि यहां से एयरक्राफ्ट पे टेक ऑफ करें तो डायरेक्ट ऐसे मार दिया, नो, भले यहां पे कोई एयरक्राफ्ट हो या नहीं हो, फॉलो करेगा रैंप को। सो दीज आर द एरियाज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एम आई क्लियर सो फार? यस सर। और किसी एरिया के बारे में जानना समझना है? हाँ, आइसोलेटेड बे, कई बार आइसोलेटेड बे बोलते हैं, एक बे होता है जिसको आइसोलेटेड बे बोलते हैं। वहां पे 2 चीज, आइसोलेटेड में जनरली अपोजिट एंड ऑफ रनवे पे रखा जाता है, कि जिस साइड कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है वहां पे उसको नहीं रखते हैं, दूर कहीं रखते हैं, या फिर फार एंड ऑफ एन एयरपोर्ट, फार एंड दूर किसी एरिया में, रिमोट एंड पे, वहां पे एक छोटा सा एप्रॉन बना देते हैं, यू कैन से पार्किंग स्टैंड बना देते हैं। क्यों? कभी अगर सिक्योरिटी थ्रेट है किसी एयरक्राफ्ट के लिए तो उसको वहां पहुंचा देंगे, कि अगर आपको ब्लास्ट होना है उधर जाके हो जाओ। ठीक है, 30-40 लोगों का लाइफ आई कैन एक्सेप्ट एज ए लॉस, बट दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक पर्पस, सबसे मेन कंसर्न नहीं है कि एयरक्राफ्ट को आइसोलेट कर दो अगर उस पर सिक्योरिटी थ्रेट है तो। दूसरा, आइसोलेटेड वे जनरली खाली रखा जाता है, तो जब एयरक्राफ्ट को हाई पावर रन अप करना होता है तो बोलता है जाओ वहां जाके जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो। ठीक है, तो ये होता है आइसोलेटेड वे। इसके अलावा कोई टर्म आपने सुना हो, आपको पूछना हो, देन यू कैन आस्क मी देयर। नहीं सर। ठीक है, सो ऑल टुगेदर दीज थिंग्स आर ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, इस फोटो में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, रेलवे स्टेशन, फ्यूल डिपो, हेलीपैड, बस स्टॉप, और क्या क्या है, टैक्सी स्टैंड, सब एडिशनल फीचर है। जैसे जैसे एयरपोर्ट बनता चला जाएगा उसके आसपास होटल भी खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो होटल एयरपोर्ट का पार्ट नहीं होता, दैट इज सब्सिडरी एस्टेब्लिशमेंट्स। तो ये फोटो मैंने गूगल से उठाया है, तो इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, बट ये सब रेलवे स्टेशन इन सब का डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा 2 और चीजें अच्छे से समझना, देखो यहाँ पे आप एक देख रहे हो एस्फाल्ट और कंक्रीट, क्या होता है? सबसे पहले एक चीज को समझेंगे,
समथिंग इज नोन एज पेव्ड, PAVED। पेव्ड का मीनिंग समझते हो क्या होता है? पेव्ड मतलब, Mid concrete ना? हाँ, पेव्ड मतलब पक्का, ठीक है, प्लास्टर किया हुआ। अनपेव्ड मतलब कच्चा, मिट्टी का सड़क है, रोड नहीं बना, अनपेव्ड है। थोड़ा सा उसकी अगर ढलाई वलाई भी कर दी गई या कॉन्क्रीटेड सड़क बना दिए गए, सो दैट इज नोन एज पेव्ड, पक्का, ठीक है। नाउ अब पेवमेंट का दो स्टाइल, क्या? जो आपका रनवे रहेगा वो असफाल्टेड रहेगा, असफाल्टेड, असफाल्ट, ASPHALT, असफाल्ट। एसफाल्ट का मतलब क्या होता है? एसफाल्ट गेम गेम हम लोग की खेलते हैं ना, कार रेसिंग वाली। तो असफाल्ट का मतलब होता है मटेरियल, वो जो अपना ब्लैक कलर वाला रोड होता है जो कि मेन लाइंस में यूज करते हैं ना, जहां पे कोल तार और गिट्टे, छोटे छोटे स्टोन्स, ठीक है, उस मटेरियल का यूज करते हुए अगर कहीं पे पेवमेंट बनाया जाता है, देन दैट इज नोन एज asfalted, ठीक है। और अगर सीमेंट एंड कंक्रीट का यूज करके, सीमेंट का यूज करके अगर कहीं पे पेवमेंट किया जाता है, देन दैट इज नोन एज कॉन्क्रीटेड। तो आप डिफरेंस समझना इन बिटवीन द एप्रॉन एंड रनवे। रनवे का मटेरियल देखना, जो जिससे रोड बनता है ना, वो वाला मटेरियल यूज होता है रनवे में। बट जो अपना रैंप होता है वो तो सीमेंट का बना होता है, राइट? So Cement. ramps, aprons, these are the surfaces which are concreted and runway is asphalted. Done? Now, Yeah. the area left blank, ठीक है, at the far ends of runway, जो रनवे का एंडिंग पॉइंट होता है ना, उसके बाद थोड़े से एरिया को खाली रखा जाता है और उसको अनपेव्ड रखा जाता है, कच्चा रखा जाता है। क्यों? अगर किसी रीजन से एयरक्राफ्ट ओवरशूट करे तो उसका व्हील जमीन में धंस जाए और वो वहीं रुक जाए, ठीक है। तो अनपेव्ड सरफेस रिमेन्स क्लियर, ठीक है, अनपेव्ड सरफेस रिमेन्स क्लियर्ड एट द फार एंड्स ऑफ रनवेज इज नोन एज स्टॉप वे। पर्पस क्या है? एयरक्राफ्ट स्टॉप करने का। और वो अनपेव्ड होता है, कच्चा होता है, तभी तो उसमें जमीन में धंस जाएगा उसका पहिया, राइट? So the unpaved surfaces remains cleared at the far ends of runway is known as clear way. Sorry, stop way. अब जब क्लियर वे मैंने बोला तो क्लियर वे का भी डेफिनेशन देखते हैं। द एयर स्पेस, ठीक है, ध्यान से समझना है। स्टॉप वे इज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑन ग्राउंड, कच्चा एरिया। क्लियर वे मीन्स द एयर स्पेस remains clear for the initial climb and takeoff for an aircraft, that is known as clear way. रनवे के आसपास आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, बड़े बड़े घर नहीं बना सकते, रिस्ट्रिक्शंस होती है, खाली रखना पड़ता है। सो दैट एयर स्पेस इज नोन एज क्लियर वे, ठीक है। क्लियर वे एयर स्पेस, स्टॉप वे ग्राउंड पे। Ground. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। समटाइम्स किसी किसी एयरपोर्ट पे जो सबसे बड़ा टैक्सीवे होता है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट रनवे को फार एंड को कनेक्ट कर देता है, दो एंड को जो कनेक्ट कर देता है, उसको कई बार बोलते हैं मेन टैक्सीवे, ठीक है, बोलते हैं मेन टैक्सीवे। और छोटे छोटे जो टैक्सीवेज होंगे उनको बोल देंगे टैक्सीवे अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, लीमा 1, लीमा 2, इस टाइप से टैक्सीवे का नाम देता है। लेकिन जो मेन टैक्सीवे होता है, जो सबसे बड़ा होता है और स्ट्रेट होता है, उसकी मेन खासियत क्या है? स्ट्रेट, और जो सबसे बड़ा होता है, दैट इज नोन एज मेन टैक्सीवे। अब छोटा सा कनेक्टिविटी पॉइंट या छोटा सा कॉरिडोर, ये समटाइम्स की बात कर रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं होता है।
किसी किसी एयरपोर्ट पे ऐसा होता है। द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ रनवे टू मेन टैक्सीवे इज ऑल्सो नोन एज टैक्सीवे लिंक, THWYL। टैक्सीवे लिंक, लिंक नाम से ही क्लियर है ना कि किसी को लिंक कर रहा है। किसको लिंक कर रहा है? टैक्सीवेज को। रनवे से टैक्सीवे के बीच में टैक्सीवे लिंक, एप्रॉन से टैक्सीवे के बीच में ये छोटे छोटे पाथ, टैक्सीवे लिंक। तो कई बार इसको टैक्सीवे लिंक बोल दिया जाता है, कई बार इसको भी छोटा सा नंबर देकर हटा दिया जाता है। सपोज अगर हमने बोल दिया मेन टैक्सीवे को टैक्सीवे अल्फा, तो इसको बोल देंगे अल्फा 1, इसको बोल देंगे अल्फा 2, इसको बोल देंगे अल्फा 3। ठीक है। सो नोमेनक्लेचर है, चाहे तो टैक्सीवे लिंक किसी को बोलते हैं। So these are the things we need to understand about an airport. I hope I had make you understand about each and every definitions, because these definitions are important. आप समझ गए हो? वेल एंड गुड। जब भी जरूरत पड़े अपने हिसाब से जैसे इंग्लिश बनाने का मन करे उस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में इसको आंसर करो। ठीक है। Okay, sir. नाउ इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी हियर। नहीं sir. ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लाइट्स। ठीक है। लाइट्स ऑफ एन एयरपोर्ट शुरू करेंगे। ठीक। लाइट्स सबसे पहले हम देखेंगे टैक्सी वे का लाइट। ठीक है। कि जब एयरक्राफ्ट का ऑपरेशंस नाइट ऑपरेशंस होता है तो रनवे में क्या क्या व्यवस्था किया हुआ रहता है। तो अभी के लिए हम बेसिक लाइट्स देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या कहते हैं प्रिसीजन अप्रोच एंड धीरे धीरे करके हम क्या कहते हैं नाइट ऑपरेशंस और एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। अभी के लिए हम देखेंगे कि रनवे के ग्राउंड पे कौन कौन से लाइट अवेलेबल रहते हैं। डन। तो Yeah. सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सी वे का लाइट। ठीक है। लाइट्स ऑन टैक्सी वे। टैक्सी वे का जो सेंटर लाइन होता है, ठीक है, मेन टैक्सी वे का सेंटर लाइन ग्रीन कलर में होता है। कलर को याद रखने की जरूरत है, क्वेश्चन 5 में पूछता है। टैक्सी वे सेंटर लाइन ग्रीन कलर का। Green color. Okay. टैक्सी वे इज लाइट ब्लू कलर का। इमेज में क्लियर है? ठीक है। टैक्सी वे का सेंटर लाइन ग्रीन कलर, टैक्सी वे का इज लाइट ब्लू कलर। अब उसके अलावा सपोज just a second, let me see what lessons can come and not. ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपका एयरपोर्ट है या फिर यू आर अथॉरिटी ऑफ एन एयरपोर्ट, आप चाहते हो कि ये जो खाली एरिया बच गया यहाँ पे आप एक मूर्ति लगाओ, एक स्टैचू लगाओ। किसका? छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाना चाहते हो सपोज। तो आप जिस एरिया में स्टैचू लगाओगे वो एरिया इंगेज होगा, वो एरिया कवर होगा, इसको आप दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो, ठीक है, मींस इफ यू वांट टू यूज सर्टेन एरिया ओवर एयरपोर्ट, तो उसके बॉर्डर लाइन को ब्लू कलर से मार्क कर दो। अगर किसी भी एरिया का बॉर्डर लाइन ब्लू लाइट से इल्यूमिनेटेड है, इसका मतलब समझा जाता है कि ये वाला एरिया इंगेज्ड है, खाली नहीं है। ठीक है। वो ब्लैंक सरफेस नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ हो सकता है। कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई फ्लैग हो सकता है, कोई रेडियो इक्विपमेंट या रडार आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है। कैमराज लगे हो सकते हैं, सेंसर्स लगे हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि किसी एरिया को ये इंडिकेट कराना है कि ये एरिया ऑक्यूपाइड है, Okay, sir. तो उस केस में उसके बॉर्डर लाइन में ब्लू कलर का लाइट दे दो। ठीक है। नाउ
रनवे लाइट्स, दिस इज अ मिस्ट्री, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। जस्ट सेकंड। रनवे लाइट इज अ लिटिल मिस्ट्री, क्यों? क्योंकि उसमें एक लॉजिक होता है, ठीक है। एज यू कैन सी कि प्री थ्रेशोल्ड पे कितने सारे लाइट्स हैं, ठीक है, अच्छे से देखेंगे अब। रनवे का एज लाइट, ठीक है, ध्यान से, रनवे का एज लाइट, ऐसा कर दो, ये रहा हमारा रनवे। तो रनवे का जो एज लाइट होता है दैट इज वाइट, ठीक है, एज लाइट मीन्स किनारे वाला लाइट, दैट इज वाइट और समटाइम्स लिटिल येलोइश, ठीक है, व्हाइट और येलो कलर का होता है। ऑप्शन रहता है, कोई एयरपोर्ट चाहे तो येलो कलर का लाइट लगवा ले, कोई चाहे तो व्हाइट कलर का लाइट लगवा ले, ठीक है, कई बार एम्बर कलर का भी यूज कर लेते हैं। तो रनवे का एज लाइट अगर आपसे पूछे तो व्हाइट और येलो इन कलर, ठीक है, ये जो येलो होता है यही एम्बर टोन देता है। बट जब आपसे पूछा जाएगा रनवे सेंटर लाइन, इसमें एक कलर लॉजिक होता है। जो बिगिनिंग ऑफ द रनवे है वो व्हाइट कलर का रहता है, सेंटर तक आते आते व्हाइट एंड रेड का मिक्सचर, ठीक है, सेंटर पे व्हाइट एंड रेड का मिक्सचर्स, और लास्ट तक जाते जाते फुल्ली रेड कलर। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है कि जब आप रात में एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हो तो जब तक आपको व्हाइट लाइट मिल रहा है सेफ जोन में, व्हाइट एंड रेड का मिक्सचर शुरू हुआ, मिड ऑफ द रनवे पे आ चुके हो, प्योरली रेड मिलना शुरू हुआ, बी अलर्ट, रनवे इज टू बी खत्म होने वाला है, ठीक है, रनवे इज हैज कम टू एंड नाउ, अभी ब्रेक मार लो नहीं तो दीवार में ठोकोगे, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ द रनवे, मिडिल ऑफ द रनवे एंड एंड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द रनवे, एंड ऑफ द रनवे। तो सिंपल है, व्हाइट एंड रेड, तो आप बोलोगे सेंटर लाइन, लाइन नहीं, सेंटर लाइट ऑफ द रनवे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड रेड। इन द बिगिनिंग व्हाइट लाइट, ठीक है, सीरीज ऑफ व्हाइट लाइट, middle of the runway a combination of white and red, and at the end of एंड the runway red कलर में, गुड ठीक है, सो फार सो गुड। गुड नाउ अभी देखो, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखो लास्ट तक जाते जाते रेडिश होना शुरू हो गया रेड कलर में, हाँ और शुरू में रहा व्हाइट, डन। सो दीज आर द बेसिक लाइट्स ऑफ एन एयरपोर्ट। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे पापी लाइट, वासी लाइट, ये सब अप्रोच के एरिया में आते जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बेसिक लाइट्स हमको पढ़ने थे तो हमने ये पढ़ा। नाउ नहीं यू कैन, सपोज सपोज अभी हाँ, रनवे रनवे चेंज किया सपोज तो पहले रनवे ये था तो लाइट्स का भी चेंज कर देते ना वो स्वैप स्वैप कर देगा इमीडिएट, ओके ठीक है। ठीक नाउ दिस इज द एरिया ऑफ विजिबिलिटी ऑफ रनवे, दिस इज क्लियर इमेज, यू कैन सी कैसे कैसे रहता है। ब्लास्ट पैड मैंने बोला था ना, जो प्री थ्रेशोल्ड होता है उसका पर्पस कई बार डिफरेंट होता है जेट ब्लास्ट को सस्टेन करने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लास्ट पैड समटाइम, ठीक है। थ्रेश होल्ड, लैंडिंग डेजिग्नेटर, दैट इज योर रनवे नंबर, कई बार इसको लोग रनवे नंबर बोल देते हैं, सो दैट इज नोन एज रनवे डेजिग्नेटर। यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉल्ट है, लैंडिंग डेजिग्नेटर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, और ये डायग्राम मैं बना नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं नाम लिख देता, रनवे डेजिग्नेटर, ठीक है। सेंटर लाइन, एमिंग पॉइंट, टच डाउन जोन मार्किंग्स, दीज आर द क्लियर विजिबल लाइन टू यू, राइट। है और रनवे के साइड में देखो, राइट हैंड साइड में एक मेन टैक्सी वे गया हुआ है इमीडिएट पैरेलल, राइट, हाँ सो दैट इज मेन टैक्सी वे, और जो छोटे छोटे कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं लिंक दैट इज, हाँ, लिंक्स, ठीक है। और उसका एक और अल्टरनेट नाम है, कई बार उसको लोग बोलते हैं रनवे एंट्री पॉइंट, ठीक है, रनवे एंट्री पॉइंट कहां से एंटर किया, रनवे एंट्री पॉइंट 1, रनवे एंट्री पॉइंट 2,
तो ये जो रनवे और टैक्सीवे लिंक, जहां पे एज मार्किंग का एरो बना हुआ है वहां पे देखना। यहाँ जो एज मार्किंग लिखा हुआ है, जिस पॉइंट पे एरो पॉइंट आउट किया हुआ है, एग्जैक्ट उस पॉइंट को रनवे एंट्री पॉइंट बोलते हैं, कि इस पॉइंट से आप रनवे में एंट्री करोगे। ठीक है। यस सो सम नेम्स आर कॉमन एंड बिकम्स वेरी कैजुअल। तो बस उसको ध्यान में रखना है, अगर कभी यूज आया तो ब्लैक आउट नहीं होना है कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। इस सब चारों पांचों चीजों में से कोई एक चीज यूज होता है। अब नाउ दिस इज द रनवे। ठीक है, ये रहा रनवे, ये रहा आपका टैक्सी वे। ठीक है, टैक्सी वे को मैंने हैच्ड कर दिया। नाउ जो टैक्सी वे लिंक है, या फिर सपोज ये टैक्सी वे अल्फा 1 है। ठीक है, समथिंग इज नोन एज रनवे होल्डिंग पॉइंट। रनवे होल्डिंग पॉइंट इस तरह से मार्किंग रहेगा येलो कलर में। ठीक है, रनवे होल्डिंग पॉइंट व्हाइट एंड ब्लैक कलर। ठीक है, रनवे होल्डिंग पॉइंट ये बोलता है कि आप यहां से टैक्सी करते हुए आए। जस्ट सेकेंड, आप कहीं से भी टैक्सी करते हुए आए, नो प्रॉब्लम। यहाँ से एप्रोन से उठ के आए हो आप टैक्सी करते हुए घूम घाम के, ओके। रनवे में एंटर करने से पहले रनवे होल्डिंग पॉइंट पे रुको और एटीसी से पूछो कि एम आई क्लियर टू इंटर द रनवे और नो। किस एटीसी से पूछोगे? टावर से। रनवे का देखरेख करता है टावर। तो भले आपको वो परमिशन दे दिया हो, फिर भी टेक अ मोमेंट, आस्क फ्रॉम द टावर इफ वी आर एबल टू एंटर द रनवे और नॉट। क्या पता कोई एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला हो, आपको तो खाली दिखेगा रनवे, लेकिन इमीडिएटली 1 मिनट में लैंडिंग होनी है, तो आपको तो परमिशन नहीं देगा। तो आप कहीं से भी घूम के आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, कितना भी डिले हो रहा है, डजेंट मैटर। होल्ड टाइम, होल्ड फॉर ए सेकेंड, वेट ओवर द रनवे एंट्री पॉइंट, सॉरी, रनवे होल्डिंग होल्डिंग पॉइंट पॉइंट, रनवे होल्डिंग पॉइंट, टेक अ मोमेंट एंड आस्क फ्रॉम द एटीसी इफ वी आर क्लियर टू इंटर द रनवे और नॉट। उस पॉइंट को कहा जाता है रनवे होल्डिंग पॉइंट। ठीक है, सो दीज आर द मार्किंग्स एंड एरियाज ऑफ एन एयरपोर्ट। ठीक है, विच वी हैव सीन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे ज्यादा तो कुछ मेन वैसा कंसर्न वाला चीज नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, इससे ठीक ज्यादा कंसर्न कंसर्न वाला चीज नहीं है। दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस विच आर much enough to understand and much enough to uh, define. ठीक है, द मेन थिंग इज डिफाइन। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ लिया तो वहां पे ब्लैकआउट नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा अगर अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत अच्छा लैंग्वेज बनेगा, ट्रस्ट में। आप बस इसके मीनिंग को अच्छे से समझ लो कि कैसे कैसे डिफाइन करना है। और अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, फिर भी तोड़ मरोड़ के आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। क्लास में हम लोग जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी, बेशर्ते उसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर जो होता है, दे आर नॉट ऑलवेज आस्किंग फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो, स्विच टू हिंदी, नेवर प्रॉब्लम। बट डिफिनीशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एग्जामिनर क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं कई बार कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। यू शुड हैव सम प्रॉपर कॉन्सेप्ट कि दैट इज व्हाई, दैट इज व्हाई दिस। ठीक है, कई बार वो जानबूझ के उल्टा बोलते हैं कि नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो ह्यूमन फैक्टर में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, लैक ऑफ असर्टिवनेस। वो नहीं होनी चाहिए। आपने अगर कुछ चीजों को पढ़ा है, आपने अगर कुछ चीजों को समझा है, तो आप उस पर भरोसा दिखाओ। ठीक है, डजेंट मैटर कि वो गलत है, ठीक है, गलत है, बट मैंने तो यही पढ़ा है सर। हो सकता है मैं गलत हूं, आप कुछ बता रहे हो तो मैं डेफिनेटली अलग से कहीं से पढ़ूंगा, बट मुझे यही पता है, मैंने अभी तक इतना ही पढ़ा है। तो इसको बोलते हैं असर्टिवनेस। आपको जानबूझ के बोलेगा कि नहीं गलत बोल रहे हो, ठीक है, बोलने दो। फिर जब टाइम आएगा आप उसका बोलो कि सर हमने तो इस बुक में पढ़ा, यहाँ पढ़ा और यही पढ़ा। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैंने यही पढ़ा। ये दिखाता है आपका कॉन्फिडेंस। तो आप हिंदी में बोलो,
अगर उसके मीनिंग को समझ गए हो तो आप उसको डिफाइन करो अपने लैंग्वेज में, दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम, बट यू शुड लुक कॉन्फिडेंट while answering. If any further cross question is being or created or generated, you should stick to your point and you should have proper logic behind every answer. ठीक है? So this is about the definitions and all. ये पार्ट 2 में भी पूछते हैं कई बारी, और पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 5 पूछते हैं. ठीक है? आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग फॉर टुडे ओनली. ठीक है, दिस मच इज इनफ फॉर टुडे. आप अगर खाली टाइम मिले तो रनवे का डायग्राम बनाने की कोशिश करना, एक बेसिक रनवे और उसके सारे पार्ट्स को खुद से डिफाइन करने की कोशिश करना. दिन में जब भी टाइम मिले, प्लीज डू दैट. टुमारो इज सैटरडे, तो आपको टाइम मिले तो आप उसको बनाने की कोशिश करना. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप उसका एक डायग्राम बना लोगे, प्लीज लेट मी सी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको डाल के देखने दो एक बार मुझे कि आपकी ड्राइंग कैसी है, आप कैसे मार्क करते हो. अगर वो सस्टेनेबल भी रहेगा तो आई विल टेल यू वेदर टू गो अहेड और यू नीड टू इंप्रूव योर ड्राइंग स्किल. ठीक है, बट ठीक एक बार ड्राइंग बना के मुझे देखने देना. ठीक है कल सर। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं अभी, हाँ, कल हम लोग पढ़ेंगे फ्लाइट प्लान एंड आइटा कोड्स. ठीक है, कि फ्लाइट प्लान कैसे फाइल करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है, व्हाट आर द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कोड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. And we will also see some of the phrases that is commonly being used in RT. So tomorrow we'll go ahead, and that's good for today. That's enough for today. We'll see you tomorrow, same time. ओके, कॉपी सर। Then good night for today. गुड Good नाइट। night. Bye bye.